नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। सेना में भर्ती की सरकार की नई स्कीम पर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और झारखंड में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ट्रेनों में आगजनी की घटनाएं कई जगहों से रिपोर्ट की गई हैं। बिहार के नवादा में बीजेपी दफ्तर को भी आग के हवाले कर दिया गया है। स्थानीय बीजेपी विधायक अरुणा देवी की गाड़ी पर भी हमला किया गया। अग्निपथ योजना के तहत 4 सालों के लिए सेना में भर्ती होनी है। योजना में भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। सरकार ने इस योजना को रक्षा क्षेत्र का बड़ा सुधार बताया है, लेकिन सवाल ये है कि अग्निपथ पर इस हंगामे की वजह है क्या? क्या स्कीम ऐसी है जो सेना में भर्ती का सपना देखने वाले छात्रों के हितों के खिलाफ है? अग्निवीर पर कितना भ्रम, सच्चाई कितनी? सवाल पब्लिक का आज यही है। अग्निपथ योजना के तहत 45,000 से 50,000 सैनिक हर साल आर्मी में भर्ती होंगे। 17.5 साल से 21 साल के युवाओं को अग्निवीर बनने का मौका मिलेगा, लेकिन इसमें से अधिकतर 4 साल बाद सेना से छुट्टी पा जाएंगे। केवल 25% अग्निवीर सेना के परमानेंट कमीशन में भर्ती होंगे। इन 4 साल में ट्रेनिंग का पीरियड 6 महीने का होगा। अग्निवीरों को एक मुश्त करीब 12 लाख का सेवा निधि पैकेज मिलेगा। वो पेंशन के हकदार भी नहीं होंगे। इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं कि 4 साल बाद अग्निवीर करेंगे तो क्या करेंगे? 4 साल की कमाई के बाद उनकी आर्थिक जरूरतों का क्या होगा? सेना युवाओं के रोजगार का एक बड़ा जरिया है। ऐसे में क्या ये योजना युवाओं से रोजगार का बड़ा अवसर नहीं छीन लेगी? इन सवालों को लेकर भड़के युवाओं का कहर सबसे ज्यादा ट्रेनों पर टूटा हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें देखिए, ये बिहार के गोपालगंज से आई तस्वीर है, जहां ट्रेन की खड़ी बोगियों में आग लगा दी गई। गोपालगंज के अलावा छपरा और कमूर में ट्रेनों में आगजनी की घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। आरा में हालत ऐसे बिगड़े कि पुलिस को टीयर गैस छोड़नी पड़ी है। हरियाणा के पलवल में भी उग्र प्रदर्शन के खिलाफ हवाई फायरिंग के मौके आए। अग्निपथ योजना सरकार का डिफेंस पेंशन बिल घटा सकती है। सरकार की सोच ये भी है कि इससे सेना में ज्यादा युवा भर्ती होंगे और एवरेज एज कम होगी। लेकिन अग्निपथ के खिलाफ हो रहे हंगामे के बाद सरकार छात्रों को भरोसा देने की कोशिश कर रही है। पहला भरोसा केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से दिया गया। अग्निवीरों को अर्ध सैनिक बलों में प्राथमिकता मिलेगी, ऐसा अनाउंसमेंट आया होम मिनिस्टर अमित शाह जी से। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की ओर से भी कहा गया है कि पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रक्षा मंत्रालय की मदद से अग्निवीरों के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। अग्निपथ स्कीम को लेकर भ्रम दूर करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। सुनिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस स्कीम के लॉन्च करते वक्त क्या कहा था। भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। अग्निपथ स्कीम रक्षा क्षेत्र का बड़ा कदम है।
लेकिन इस पर मचे हंगामे को लेकर विपक्ष भी मैदान में कूद चुका है। कांग्रेस ने कहा है कि यह युवाओं के साथ भद्दा मजाक है। सुनिए अजय माकन का ये बयान। अव्वल तो इनको लाने से पहले ट्रायल, इसका एक हिस्से के ट्रायल पे करके फिर इनको बड़े स्केल के ऊपर लेकर के आना चाहिए था। बातचीत करनी चाहिए थी, जो इन्होंने, हमारी सरकारों ने बिल्कुल नहीं करी है और बगैर बातचीत के, बगैर सलाह मशवरा के एकदम से देश के ऊपर थोप दिया है। इस बीच कांग्रेस के कुछ नेता ये दावा करने लगे हैं कि सरकार की अग्निपथ स्कीम का हाल भी वही होगा जो किसान बिल का हुआ था। हरियाणा के कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा का ये बयान सुनिए। आपने अपनी ऐसी घटिया सोच और इस घटिया योजनाओं को बंद नहीं किया तो ये आंदोलन युवाओं का आंदोलन है, ये किसान आंदोलन से बड़ा रूप ले लेगा और आपसे संभलने से संभलेगा नहीं। ऐसे में सवाल पब्लिक का आज जो उठकर सामने आता है, सवाल नंबर 1, अग्निपथ स्कीम पर युवाओं को भ्रम या राजनीतिक पार्टियां उन्हें भ्रमित कर रही हैं? सवाल नंबर 2, क्या सचमुच अग्निपथ स्कीम डिफेंस सेक्टर में गेम चेंजर है? सवाल नंबर 3, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इस आरोप में कितना दम है कि अग्निपथ स्कीम दूसरा किसान बिल बनेगा? यही है आज पब्लिक के सवाल और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुभ्रांश राय कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जनरल जे सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर आर्मी चीफ रह चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी जनरल जे सिंह, ये जो छात्रों में आक्रोश नजर आ रहा है, क्या ये सही है या ये भ्रम पे फैला हुआ एक विरोध हो रहा है कि कोई भी नई चीज अगर आती है तो उसकी एक्सेप्टेंस में या उसको मान लेने में थोड़ा समय लगता है, ये बस उतने तक ही है या आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है अग्निपथ स्कीम में जो इस तरह से छात्रों के बीच में आक्रोश पैदा कर रही? नाविका जी, मेरे हिसाब में ये स्कीम सोची समझी स्कीम है और इसका मुद्दा कई मुद्दे हैं। और सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि फ़ौज में यूथफुल प्रोफाइल होगा। फ़ौज में नौजवान जो आएंगे वो ज़्यादा टेक्निकली सेवी होंगे, टेक्निकली मतलब माहिर होंगे हमारे नॉर्मल जवानों के मुकाबले में। उसके साथ ये स्कीम जो है इसमें कई ऐसे नौजवान हैं जो सिर्फ फ़ौज का तजुर्बा लेना चाहते हैं और अपने छाती पर बहुत गर्व से एक मेडल लगाना चाहते हैं कि हम अग्निवीर हैं और बाहर जाके अगला जो उनका भविष्य होगा उसमें उसका उनको फ़ायदा होगा। उस जैसे हर देशों में होता है, बाहर वाले देशों में बहुत मान इज़्ज़त दी जाती है जो भी आर्मी सर्विस करता है। हो सकता है कल को वो राजनीति में भी आए तो राजनीति में ऐसे आदमी आएंगे जो कि फ़ौज का तजुर्बा लेते हुए आए हैं। अगली बात कहना चाहता हूँ कि ये नौजवान जो हैं ये डिसिप्लिन होंगे, ये लॉयल होंगे और ये फिज़िकली फ़िट होंगे, मेंटली अलर्ट होंगे और इनको फ़ौज में जगह मिल जाएगी। जो कहते हैं कि फ़ौज में इनएक्सपीरियंस नौजवान आएंगे, तो जब कोई जवान आता है उसको यंग सोल्जर बोला जाता है, उसको किसी सीनियर के नीचे रखा जाता है और उसको सिखाते हैं। तो आर्मी की क्षमता में भी कोई कमी नहीं होगी। और भी बहुत बातें हैं लेकिन आप आगे चलिए प्लीज़। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, बहुत से ऐसे विशेषज्ञ हैं जिनकी रिजर्वेशंस हैं इस पूरी स्कीम के साथ। क्या आप समझते हैं ये स्कीम युवाओं को लाएगी आर्मी में, डिफेंस फोर्सेस में और एक तरह का नया पेट्रियोटिज्म तो ज़रूर जगेगा, लेकिन दूसरी तरफ एक इस तरह का ये स्टेप है जिससे आर्मी की एवरेज एज जो कही जा रही है वो 32 से घटकर 26 साल की हो जाएगी, या ये सिर्फ एक ऐसा तरीका है जिसमें
पेंशन बिल पर काबू पाने का कोशिश की जा रही है, जैसा कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं। आपकी राय क्या? देखिए, इसके दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसमें सरकार की इकॉनमी बचेगी, खर्चा डिफेंस की पेंशन पर कम होगा, ये भी सही है। ट्रेनिंग पर जो खर्चा होता है एक जवान का, वो भी कम हो जाएगा, ये भी सही है। देखिए, अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। पहला जो सवाल आपने पूछा था उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। जो आज पूरी एक तरह से देश में आग लग रही है, ख़ास तौर से नॉर्दर्न इंडिया के स्टेट्स में, वो कहीं ना कहीं ज़रूर पॉलिटिकली मोटिवेट होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मैं नहीं समझता कि जो यंग सोल्जर्स हैं जो भर्ती होने की वेट कर रहे थे, वो एक तरह से भड़का रहे हैं। इस तरह से भड़काई जा ही नहीं सकती। ये तो एक कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई ना कोई पॉलिटिकल चाल की वजह से हो रही है। इसको तो मैं एक तरफ छोड़ दूंगा। अब असली बात ये रही कि ये क्या स्कीम फ़ौज के लिए अच्छी है या इतनी अच्छी नहीं है। देखिए, हमने 17 साल से 21 साल के बच्चे को भर्ती किया है। ज़रूर थोड़ा बहुत यंग हो जाएगा, लेकिन कितना यंग हो जाएगा? 32 से 26 साल की एवरेज हो जाएगी, वो स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक होगा, लेकिन उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। आज भी फ़ौज जो है बड़ी यंग है। हमारा एक सोल्जर जो भर्ती होता है आज की कंडीशंस में, वो 15 साल 20 साल की सर्विस में रिटायर हो जाता है। 40 की उम्र से ज़्यादा कोई नहीं पहुँचता सिपाही, बल्कि 30 और 40 के बीच में रिटायर हो जाता है। तो यंग तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। असली बात यह है कि हम अब तक जो ट्रेनिंग कराते थे एक जवान की, वो 9 महीने की होती थी। अब वो ट्रेनिंग हमने घटा के 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग कर दी है। अब बेसिक ट्रेनिंग जो होती है वो केवल रेजिमेंटल सेंटर्स में होती है। उसके बाद जो व्यक्ति वहाँ से पास होकर, रिक्रूट पास होकर यंग सोल्जर आता है, वो अपने स्पेशलाइज्ड यूनिट में जाता है, चाहे इन्फेंट्री हो, चाहे आर्मर्ड कोर हो, चाहे सिग्नल्स हो, चाहे आर्टिलरी हो, जिस किस्म के भी रेजिमेंट में जाता है वो वहाँ जाएगा, उसकी वहाँ की ट्रेनिंग होगी। अगर वो आर्मर्ड कोर में जाता है तो आर्मर्ड कोर ट्रेनिंग स्कूल में जाएगा, वहाँ उसकी ट्रेनिंग होगी टैंक ड्राइविंग के बारे में, टैंक गनरी के बारे में, टैंक के इक्विपमेंट की जानकारी, टैंक को किस तरह मेंटेन करना है, किस तरह चलाना है, किस तरह उसको ऑप्टिमली यूज़ करना है। सबसे मूल बात इसकी ये मैं बताना चाहता हूँ नाविका जी, कि अगर एक बटालियन के अंदर 80% रेगुलर ट्रूप्स हैं जो कि फुली ट्रेंड हैं और फुल रेगुलर चल रही हैं जैसे आज है, और 20% वो हैं जो कि अग्निवीर हैं, तो अगर कोई कठिन सिचुएशन आएगी, अगर कोई उरी जैसा ऑपरेशन करना पड़ा, अगर जैसे गलवान में लड़ना पड़ा, अगर जैसे कैलाश रेंज पर चढ़ना पड़ा, अगर जैसे हमें डोकलाम में करना पड़ा, कई एक आपको इंसिडेंट जैसे इंसर्जेंसी के अंदर कोई हार्डकोर टेररिस्ट का को उसके सामने आमना सामना करना है, उसका एम्बुश लगा कर उसको घेर के मारना है। नॉर्थ ईस्ट में इस तरह से होता है। तो उसको जो कमांडिंग ऑफिसर है, क्या वो 80% में से जो व्यक्ति हैं उनमें से चुनकर भेजेगा, क्या ये 20% वालों को भेजेगा? और मैं यही ऑपरेशनल प्रॉब्लम पूछना चाहूंगी संजय कुलकर्णी जी से, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी। बहुत सटीक ऑपरेशनल इशू बताया है संजय कुलकर्णी जी लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद ने, पर ये ऑपरेशनल प्रॉब्लम तक ही लिमिटेड है। तो फिर अगर ऑपरेशनल प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसकी जो ऑपोजिशन होनी चाहिए थी वो डिफेंस फोर्सेस से होनी चाहिए थी। यहाँ तो छात्र सड़क पर आ गए हैं। छात्रों के सड़क पर आने का कारण क्या है? वो क्या ये स्कीम सुनकर उनके मन में जो सवाल है वो पूरी तरह से आंसर होते हैं कि नहीं? आज मुद्दा ये है। नाविका जी धन्यवाद। मेरे को बड़ी खुशी है कि जो पैनलिस्ट हैं, बड़ा एस्टीम पैनलिस्ट हैं, मेरे सीनियर्स हैं, बहुत इज्जत करता हूं सबकी। और इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 2 साल से इस स्कीम के ऊपर काफी कुछ सोच विचार हुआ है, प्रेजेंटेशन हुए, डिबेट्स हुए हैं, काफी फीडबैक लिए गए हैं, और उसके बाद अब ये स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है। और जब अब स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है, हमने ये देखना है कि स्कीम को हमने किस तरीके से यकीन करना है कि ये कैसे कामयाब हो। और इस कामयाबी को करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम इसकी जो फायदे हैं वो पहुंचाने की कोशिश करें। जो आप जैसे कह रहे हैं कि इस तरह के हिंसा भड़के हैं, अचानक हिंसा भड़के हैं, और लोगों का मानना भी हो सकता है दे मे बी ऑर्केस्ट्रेटेड, मोटिवेटेड बाय which are forces which are inimical, whatever that is. लेकिन सवाल ये है कि ये जो स्कीम आई है, जो अग्निपथ के द्वारा अग्निवीर है, इसे स्टैंड अलोन, यानी कि ये एक सर्विसमैन नहीं है, ये अग्निवीर है। ये जब वापस फौज में आएंगे और 25% दिए जाएंगे,
तब वो जब सिपाही बनेगा और उसके बाद वो 15 साल या 20 साल जितना भी नौकरी करना चाहता है तब वो एक सर्विसमैन बनेगा। दूसरी बात, इनकी जो छुट्टी है वो सिर्फ 30 दिन की है, वो नॉर्मल एनुअल लीव नहीं है जो नॉर्मली सबको 60 दिन की मिलती है। तीसरी बड़ी बात ये जो है, ये जो एप्रीहेंशंस हैं, ये जो आशंकाएं हैं, ये जो 75% लोग जो एब्जॉर्ब नहीं होंगे और सिर्फ 25% ही होंगे, ये जो हिंसा भड़की है या लोगों के बीच में एक तरीके से आक्रोश उठा है, इस मकसद से है कि क्या हमने क्या ऐसे कर दिया कि हम लोगों को नहीं लिया। लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड और टैक्स सेवी जैसे चीफ साहब कह रहे थे, उस सब को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने 30 में से या 40 जो पलटन के अंदर आएंगे उसमें से सिर्फ 25% रखे जाएंगे और बाकी फौज छोड़ के वो चले जाएंगे, अग्निवीर वापस स्ट्रीट में, जबकि उनको 12 लाख रुपए मिलेंगे जैसे आपने कहा। लेकिन ये जो सदस्य है 75%, दैट इज द एसिड टेस्ट। और वो जो एसिड टेस्ट है कि क्या ये जब सिविल सोसाइटी में जाकर के मिलेंगे और जो जिस तरीके से सब उनको भरोसा दिला रहे हैं कि हम लोग उन्हें पुलिस पे लेंगे, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स पे लेंगे, सरकार अपने इसमें लेगी, ये जो बातें हैं इनको जब तक एक्चुअल राइटिंग में नहीं दिया जाए, शायद आश्वासन जो है आपने सही मुद्दा उठाया। और यही सवाल अब मैं पॉलिटिकल लोगों से पूछना चाहती हूँ, और हमारे पैनल पर 2 पॉलिटिशियंस भी हैं। और शहजाद पूनावाला जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये स्कीम कुछ जल्दीबाजी में अनाउंस हुई है? क्योंकि जिस तरह का आक्रोश हम छात्रों में देख रहे हैं, उसमें मुद्दा जो उठाया, और हमारे बहुत सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, ये आर्म फोर्सेस में अपनी अपनी भागीदारी कर चुके हैं, उन्हें प्रैक्टिकल इश्यूज पता है। 75% लोग को आप अब्सॉर्ब नहीं करेंगे, वो कहां जाएंगे? अब आप कह रहे हैं, आज की सरकार कह रही है कि अच्छा ये असम में ले लेंगे, मध्य प्रदेश में, कल को यहां सरकारें पलटेंगी तो क्या ये ऑनर होगा? दूसरी बात, 2 साल से कोई दाखिले नहीं हुए, जो लोग परीक्षाएं दे चुके हैं, जिनके मेडिकल हो चुके हैं, वो बच्चे आज सड़कों पर हैं कि हमारा तो सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर आना था, 2 साल से आपने हमको लटकाया हुआ है। और कुछ लोग इस 21 साल की सीमा से अब ऊपर हो चुके हैं, उनका क्या होगा? वो कहां जाएंगे जिन्होंने सपना देखा था कि वो देश की फौज में भर्ती होंगे? सबसे पहले तो नाविका जी, आपको साधुवाद की नाम, नमक और निशान, ये 3 पैनलिस्ट मुझे लगता है ये तीनों चीज़ों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और इसलिए पैनल जो है ये पॉलिटिकल पैनल नहीं है, ये देश हित में एक पैनल बनना चाहिए। और इसीलिए अग्निपथ पर जो हमेशा स्कैम पथ पर चलते रहे, टाटा स्कैम, जीप स्कैम, बोफोर स्कैम, आदर्श स्कैम, वो लोग जब इसके ऊपर भी सियासत करते तो अच्छा नहीं लगता। अपन तो आज मुद्दे पर आते। देखिए, ऐसा नहीं है कि 75% लोगों को नहीं लिया जाएगा, ये कहिए कि 25% लोगों को आप ले लेंगे और बाकी 75% लोगों को एक स्किल, एक डिग्री, एक सर्टिफिकेट और एक अपॉर्चुनिटी के साथ 11 लाख के साथ अपने अकाउंट में उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो जब तक वो एग्जिट करेंगे 22-23 की उम्र होगी मैक्सिमम, तो उनकी उम्र में तो आज भी उनको गवर्नमेंट में 28 वर्ष तक एंट्री करने की जगह मिलती है, प्लस पैरामिलिट्री पुलिस में उनको प्राथमिकता मिलेगी। और ये कोई सरकारें बदलने का विषय नहीं है, सरकारें आती जाती रहती है, जो नीति बन जाती है वो नीति रहती है। इसके अलावा भी उनको अगर कहीं और पार्टिसिपेट प्राइवेट सेक्टर में भी करना है तो उनके पास एक निधि, एक राशि है जिसके तहत वो कर सकते हैं। और वो 75% भी जो बाकी है वो उनके लिए कोई दरवाजे बंद नहीं हुए, उनके लिए दरवाजे और भी खुल चुके हैं। इनफैक्ट हमारी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए एक ऐसा वर्कफोर्स क्रिएट हो रहा है। परंतु सवाल आज ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम का नहीं है, सवाल ये है कि भारत की सेना को फ्यूचर रेडी फाइटिंग फोर्स बनाना है। इसका मूल जो तत्व था वो क्या था कि हमारी भारत की सेना का जो एज प्रोफाइल 32 वर्ष है उसको नीचे लाना है। और ये आज की कोई बात नहीं है, ये तो वर्षों से रिकमेंडेशन हो रही है। मैं इससे पहले भी पैनल पर था, शंकर प्रसाद जी के साथ मैं बता रहा था, 1978 में हमारी जो आर्मी की कॉम्पोजिशन थी वो 75% से ज्यादा सीपॉइज की थी। वो सारे यंग लोग थे। वो जितने यंग लोग होते हैं वो इजीली टेक्नोलॉजी को अडेप्ट भी करते हैं और उनका भी एक योगदान होता है क्योंकि वो फिट भी ज्यादा हो सकते हैं, उनको और भी चीजों में डिप्लॉय किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं था कि 70s में हमारी आर्मी कमजोर थी या इससे हमारी आर्मी कमजोर हो जाएगी। दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूं, इससे क्या आर्मी का मेरा काउंटर क्वेश्चन
मेरा काउंटर क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि ये बात जरूर है कि कम उम्र के लोग होंगे तो टेक्निकली savvy होंगे या कुछ, लेकिन स्किन इन द गेम जो आर्म फोर्सेस के लिए बहुत जरूरी है कि आप अगर किसी ऐसे बॉर्डर में खड़े हुए हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद ने ये मुद्दा उठाया है कि आप चाइना के बॉर्डर पे हैं, आप चाहे पाकिस्तान के बॉर्डर में हैं, तो कमांडिंग ऑफिसर 80% लोगों से चुनेगा लोगों को कि 20% से जो अग्निवीर हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर इनकी ट्रेनिंग ही सिर्फ 6 महीने की है तो क्या ऐसी जगहों पर ये देश की रक्षा कर पाएंगे? और मैं सवाल ये नहीं उठा रही हूं कि कर पाएंगे या नहीं, सवाल ये है कि जिसकी सिर्फ 3.5 साल की नौकरी हो, ट्रेनिंग अगर निकाल दी जाए तो क्या वो अपने सीने पर गोली लेने के लिए तैयार होगा मानसिक तौर पर? पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुझे लगता है मैं सबसे कम उम्र का हूं इस पैनल में। मैं आपको बता दूं कि कई मेरे जो उम्र के लोग हैं वो हमेशा आर्मी ज्वाइन करने की, आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने की सोचते थे, और उनके मन में हमेशा ये भावना रहती थी कि अगर कोई शॉर्ट टेन्योर सर्विस का एक ऑप्शन हो तो वो कर सके। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको नौकरी की तरह देखते हैं, हम भी इसको देश सेवा और राष्ट्र हित के लिए ही देखते हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है अग्निवीर हो या नॉर्मल कार्डर के लोग हो, उनको इस प्रकार से उनको जज करना कि ये केवल 4 साल के लिए एक टूर के लिए आए, पिकनिक के लिए आए, इस प्रकार से उनको अपमानित करने का मुझ में कम से कम मैं उस जगह नहीं जाना चाहता। दूसरी बात, हमारी भारत की सैन्य जो बलें हैं, वो फोर्सेस जो ट्रेनिंग देती है वो उनका विशेष अधिकार है 9 महीने, 6 महीने, 1 साल जितना ट्रेनिंग देना है। आपको लगता है कि भारत की आर्म फोर्सेस ने अगर तय किया कि 6 महीने में ट्रेन करना है तो वो एक भी कमी रखेंगे? आपको क्या जे सिंह जी पर या शंकर प्रसाद जी पर या कुलकर्णी जी पर एक रत्ती पर भी डाउट है कि अगर वो 6 महीने में किसी को तैयार करते हैं तो उसमें कोई भी कमी रह जाएगी? ये तो आर्मी ने, देश की आर्मी ने ये भी दिन देखे हैं कि 1,80,000 बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना उनको भेजा जाता था, जूतों के बिना उनको आर्मी के जो वॉर लड़ने के लिए भेजा जाता था। तो ये उस समय पर भी चुनौतियों को उन्होंने निपटने का काम किया। देखिए हमारे 8 वर्षों में क्या हो रहा है, पिछले 8 वर्षों में सीडीएस का पोस्ट जो क्रिएट नहीं किया गया था कारगिल रिव्यू कमेटी के बाद, वो किया गया। शेखटकर कमीशन रिपोर्ट की बहुत सारी जो रिकमेंडेशंस थी उसको लागू किया गया। बजट को 2 लाख करोड़ इन्होंने छोड़ा था 2013-14 में, आज 5 लाख करोड़ का बजट है। 19% इंक्रीज किया गया है कैपिटल आउटले में। आज हम अपाची खरीद रहे हैं, रफाल खरीद रहे हैं, हम लोग मॉडर्न इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत का पुश दे रहे हैं ताकि हमारे डिफेंस प्रोक्योरमेंट में ज्यादा से ज्यादा हम भारत से ही चीजों को करें। कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हुआ है जिसकी वजह से वो आज एक प्रॉफिट मेकिंग यूनिट बन चुकी है। हम लोगों ने डिफेंस कॉरिडोर बनाया है, डिफेंस प्रोडक्शन पे हमने जोर दिया, और मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से हमें जो चीजों को जिस डायरेक्शन में जाना है ये हमने तय नहीं किया है, ये हमारे तीनों आर्मी के जो सेना के जो चीफ्स है, हेड्स है, और उसके साथ एक्सपर्ट्स ने और अलग अलग स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट्स और उनके बेसिस पे ये तय किया गया है। तो ये कोई भारत की सरकार का फैसला नहीं है, तो आर्म फोर्सेस का फैसला है। तो सुभ्रांश राय जी, दिक्कत क्या है, संदेह क्या है जो कांग्रेस को सता रहा है? देखिए नविका जी, सेना में भर्ती होने वाला युवा, चूंकि मैं गांव से आता हूं, उत्तर प्रदेश गाजीपुर से आता हूं, उसके मन में ढेर सारे सपने होते हैं। देश सेवा के लिए सपने होते हैं, माँ बाप के लिए सपने होते हैं, स्वयं के लिए सपने होते हैं, और अपनी आगे की रिटायरमेंट और ज़िंदगी के लिए सपने होते हैं। लेकिन एक सवाल बहुत बड़ा ये पैदा होता है कि ये जो ठेके पे सैनिक भर्ती करने की प्रथा शुरू नरेंद्र मोदी जी अपने जिद के कारण करने जा रहे हैं, इस पे उसको मिलेगा क्या? एक 4 साल की नौकरी और उसके आगे कोई पेंशन नहीं, एक लंबा अंधेरा। 2 बड़ी बड़ी बातें हैं जो इस पे मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि बाकी लोग भी इस बात पे ज्ञान दें। क्या 4 साल की नौकरी और 6 महीने की ट्रेनिंग टोटल, जिसमें अभी 2 महीने छुट्टियों का भी जिक्र किया गया था, क्या वो अग्निवीर सेना में ऐसा तो नहीं कि एक सेना का परमानेंट रिक्रूटेड जवान हो और उसके सामने के 4 साल या 3.5 साल का टेम्पररी ढाक वाला व्यक्ति हो? एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आखिर नरेंद्र मोदी सरकार को क्या दिक्कत है? फैजाद पूनावाला जी कह रहे थे कि हमारे जैसा युवा भर्ती होना चाहते थे छोटे टेन्योर के लिए। सर, आपने कभी भर्ती का फार्म नहीं भरा है। एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन शुरू से चला आ रहा है। जो लोग हो जाते हैं उनके पास अवसर होता है, मौका होता है देश के प्रति अपना फर्ज निभाने के लिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आखिर हर चीज में नरेंद्र मोदी सरकार आधी अधूरी योजनाएं क्यों ले आती है?
2 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगार युवा बैठे पड़े हैं। एक इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात कही, अभी 46,000 के आसपास वैकेंसीज हैं जो इनको देना है। अगर ये कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो बेटर ये है एक इसी के साथ साथ एक और भी अपने क्या बोलते हैं, एक नया संशोधन ले आते और ये मैंडेटरी करते कि ये जो अग्निवीर हैं, यही अग्निवीर यहाँ से रिटायरमेंट के बाद सारे स्टेट सर्विस ज्वाइन करेंगे, यही अग्निवीर हैं जो यहाँ फिर रिटायरमेंट के बाद सारे पैरामिलिट्री को ज्वाइन करेंगे। करते क्यों नहीं कर रहे हैं? यही अग्निवीर है जो यहाँ के बाद एग्जाम देने के बाद सारी बैंकिंग सर्विस को ज्वाइन करेंगे। बेहतर होता कम से कम देश के एक बच्चे के अंदर फौज का जज्बा आता, 4 साल भी भारतीय सेना में काम करने के बाद उसके अंदर एक और जोश और जुनून आता। लेकिन ऐसा ये नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बातों की बतूनियत वाली सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इनके पास जगह है उसके नाम पे आधा अधूरा खाना पूर्ति करके भरने की कोशिश करेंगे। बात तो करते थे 1 रैंक 1 पेंशन की, और अब हालत ये हो गया कि देश के युवाओं को इन्होंने अंधेरे में ढकेल दिया। बिल्कुल सही कहना आपका जी, 21-22 साल का युवा 12 लाख रुपए 11 लाख रुपए लेकर आकर आ जाएगा, लेकिन उसके साथ नहीं लगता कि उसके सामने पूरी जिंदगी का एक लंबा अंधेरा और अंधकार जवाब दीजिए। देखिए, जवाब तो मोदी सरकार को ये भी तो जवाब दीजिए शहजाद जी। देखिए, एक तो ये है कि मैं अपनी बात रख सकता हूँ, मेरा नाम शहजाद है। सुब्रांश जी, आपने मुद्दे सही उठाए हैं, शहजाद पूनावाला उनके जवाब। हालांकि मुझे लगता है कि जब हमारे साथ ऐसे वरिष्ठ लोग बैठे तो सियासत ज्यादा नहीं होनी चाहिए बातों पर मुझे आपने सवाल पूछा इसलिए। देखिए, एक तो ये है कि OROP के नाम पर 500 करोड़ रुपए देकर सरकार चली गई, 42 साल तक इन्होंने वादा पूरा नहीं किया। आज पिछले साल का अगर देखें तो 42,000 करोड़ इस सरकार ने दिया है OROP में। दूसरी बात, नेशनल वॉर मेमोरियल 50 सालों तक लटका के रखा। आपने बुलेट प्रूफ जैकेट प्रोक्योरमेंट कितने सालों तक, 9 सालों तक प्रोक्योरमेंट को लटका कर रखा। आपने किस प्रकार से ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को चलाया, तो इसमें मैं नहीं जाना चाहता। आप अरे सुन लीजिए ना, अब आते बात इस पर। ये देखिए, मैं भी बीच में आपके बोलूं क्या, या आप जवाब चाहते हैं या आप सियासत चाहते हैं? आप जवाब चाहते हैं या सियासत चाहते हैं? आप जवाब चाहते? नाविका जी, मुझे लगता है कि ये हमारे पैनलिस्ट का अपमान होगा अगर हम दोनों तूतू में मैं नहीं करूंगा। आप इनको रुका लीजिए। मैं आर्मी के मेरी डिबेट में एक एक करके ही बोला जाता है, क्योंकि अगर आप एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो क्या बोल जाएंगे उसकी जिम्मेदारी मैं कैसे उठा लूंगी। इसलिए एक एक करके बोलिए। भाई साहब, आप पॉलिटिक्स में हैं, मानती हूं, लेकिन नियम तो समझेंगे। आर्मी की बात, अगर आर्मी की बात करनी है, आर्म फोर्सेस की बात करनी है तो नियम कानून समझना पड़ेगा और नियम से बात करेंगे। आपने सवाल उठाए, वो जवाब दे रहे हैं, नहीं पसंद आएगा आप दोबारा उनको टोकिएगा। देखिए, मुझे तो लगता है सबसे पढ़ा रहे हैं आप, करंट बात करिए ना। अग्निवीर का फ्यूचर 4 साल बाद क्या, अग्निवीर का फ्यूचर 4 साल बाद क्या? देखिए, चलिए इसका जवाब। भूगोल का वास्ता है। हाँ, दे रहे शुभ्रांश राय जी, दे रहे। अभी आप सोचो कि अगर पहले ही अग्निवीर आता और शुभ्रांश राय भर्ती करते तो अनुशासन का पालन भी करते और देश सेवा की भावना भी होती, तो कितना बड़ा एक नुकसान हो गया कि अग्निवीर पहले नहीं आई, वरना ऐसे लोग भी उसमें भर्ती हो जाते। दूसरी बात, मैं देखिए एक सीरियस बात करना चाहता हूं। देखिए, ये भारत की सेना और सैन्य बलों का एक फैसला है कि वो अपने यूथ प्रोफाइल को लाना चाहती है और वो चाहती है कि जो ऑफिसर्स टू सीपॉइज रेशियो था या जो यंग टू एक्सपीरियंस रेशियो है उसको वो बेहतर करे। ये उनका फैसला है। दूसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज का जो मॉडर्न वॉरफेयर चल रहा है, जो चेंज हो रहा है, उसमें शेखटकर कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ भी लिया करें। आज हमें एक्सपेंडिचर करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करना है, कैपिटल आउटले भी करना है, मॉडर्न इक्विपमेंट भी लाना है, और उसको चलाने के लिए जो अलग से हमारे लोग हैं उनको यंग लोग आना चाहिए ताकि वो ट्रेनिंग पाए हुए लोग हो, तो वो इजिली अमीनेबल हो, इजिली उसको ट्रेन किया जा सके। तो ये सारी चीजें का लक्ष्य रखते हुए अगर किया जा रहा है। दूसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इसमें बेरोजगारी की इन्होंने बात की। भाई साहब, आपने पूरे 10 साल में 27 लाख लोगों को बेरोजगारी से रोजगार दिया आपके यूपीए के कार्यकाल में। हमने पहले 5 साल में 7.5 करोड़ को रोजगार दिए, रोजगार के अवसर दिए। आपके राजस्थान में 20% से ज्यादा बेरोजगारी का दर चल रहा है, वहां पर लोग बैठे हुए नौकरी के लिए। आप अपना बेरोजगारी दूर कीजिए ना वहां पर। आप ये बेरोजगारी का स्कीम है ही नहीं, ये फ्यूचर रेडी फाइटिंग फोर्स का और सैनिकों को ठेके पे सैनिक कहना, ये मुझे लगता है ये अपमानजनक बात है। कोई ठेके पर सैनिक नहीं बनता है, देश सेवा से ओतप्रोत होकर लोग अपनी मां भारती की रक्षा करने आते हैं। बिल्कुल, और इस वक्त मैं सबको रोकूंगी क्योंकि मेरे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी,
क्योंकि सर्विस में है तो मैं उनसे सवाल पूछूंगी, क्योंकि आज जो छात्रों के और युवाओं के मन में जो सवाल हैं उनके जवाब लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के अध्यक्ष भी हैं, और मैं आपसे पूछना चाहती हूं लेफ्टिनेंट जनरल पुरी, आज युवाओं के मन में बहुत से सवाल हैं, हमने कुछ आक्रोश देखा है युवाओं में। मैं सबसे पहला जो सवाल उनके मन में है वो यही है कि 4 साल बाद इन युवाओं का होगा क्या, जिसकी वजह से ये आज सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि 4 साल के लिए आपने उन्हें अग्निवीर बना दिया, 12 लाख रुपए उनकी एक सेविंग भी हो गई, लेकिन 4 साल के बाद इनका होगा क्या? इस पर सरकार का क्या प्लान है? धन्यवाद मैडम, एक चीज देखिएगा, हमारे पास नौजवान आता है रॉ, हम उसको बनाते हैं अ वेरी कंप्लीट इंडिविजुअल। अगर वो कहीं पे भी चल रहा हो, आप दूर से देख सकते हैं कि हाँ, ये या तो भूतपूर्व सैनिक है या आज का सैनिक है, बिकॉज दैट इज व्हाट आवर ट्रेनिंग इज। जो आप मुद्दा बोल रहे हैं ना, ये कितनी देर में होनी चाहिए, ये आशंका नहीं होनी चाहिए। टुडे वी आर बेटर देन आवर फोरफादर्स, द नेक्स्ट जनरेशन विल बी बेटर देन अस, so we have to have faith in them, and we in the armed forces have faith in them, and we know it that he does not require the training which I required, because there is belief, his adaptation to technology, his dhrad nishchay, his everything is positive for him. Now coming to 17 and a half to 21 years of age, ma'am, tell me who in this country gets a job at 25? I have done this cross-sectional analysis of people not from the army but from anywhere else. No one. We're going to take a person at 17 and a half years of age, keep him with us, and the other end is 21. So what is his exit age? 21 to 25. So he is लेफ्टिनेंट जनरल पुरी जी, मैं आपको 1 मिनट के लिए इंटरप्ट करूंगी, इसलिए कि मैं आपको चाहती हूं कि आप हिंदी में बोलें, क्योंकि जो युवा हैं आक्रोश में हैं, ये बिहार से, उत्तर प्रदेश से हैं, तो शायद आपकी भाषा वो समझ पाएंगे। जी बिल्कुल मैम, मैं चेंज करता हूं मैम। हाँ जी मैम, बिल्कुल मैम। देखिए, हम लोग 17.5 से 21 साल के बच्चे को या एक नौजवान को, युवक को हमारे पास ले रहे हैं। हमारे को जरूरत है, देश को जरूरत है उसकी, तो हम सिर्फ एक मौका देना चाहते हैं कि आप आके हमारे से जुड़े। ये देश रक्षा की बात है, ये कोई रोजगारी एंड ये अदर जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, इसका मुद्दा नहीं है। ये जो 17.5 साल का, 21 साल का युवक हमारे पास आएगा, ये हमारे से 21 से 25 साल में जाएगा। हमने इसके ऊपर जब सर्वे करा तो हमने लगाया कि 25 साल के अंदर भारत के अंदर अर्बन एरिया में शायद कुछ लोगों को काम मिल रहा है, जो रूरल एरिया में नहीं मिल रहा है। हमारी इनटेक फौज में रूरल है, हमारी शक्ति रूरल है, तो हम इसके ऊपर कर रहे हैं काम। जो आपने मुद्दा उठाया, जो लोग बाहर जा रहे हैं, जो ज्यादा तादाद में जा रहे हैं, इसका क्या होगा? जितना उन बच्चों को उसकी चिंता नहीं है, हम लोगों को चिंता है। हमारे बाल सिर्फ युवकों को देखने से एक सफेद हुए हैं, अपने आप बैठने से नहीं हुए मैडम। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इनके लिए हम फॉलोइंग चीजें कर रहे हैं। नंबर 1, इनको हम स्किल करेंगे। मैम, हमारे पास रहने के बाद एक बंदा टेढ़ा मेढ़ा जैसे चलता है, फाइनली हमारे पास निकलने के बाद वो सीधा ही चलेगा। इसको 50 साल नहीं चाहिए, 15 साल नहीं चाहिए, 6 महीने में वो बंदा सीधा हो जाता है हमारे पास, बिकॉज ट्रेनिंग सख्त है। ट्रेनिंग वहां पे ऐसे खेलवाड़ करने के लिए नहीं है। वो 6 महीने में बिल्कुल छड़े की तरह निकलेगा, एंड ही वो रिफ्लेक्ट करेगा उसके अंदर जो यूथफुलनेस है। हमें जरूरत थी देश में कि वो हमारी मदद करे, तो जो आज देश के युवक हैं उनसे हम चाहते हैं वो हमारी मदद करें देश की रक्षा करने में। जब ये बाहर निकलेंगे, हम उनको जो 10वीं क्लास, जो हमारी मेन इनटेक होगी 10वीं क्लास वाली, इनको 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट देंगे। कैसे देंगे वो हम पे छोड़ दीजिए, हम देंगे उसको सर्टिफिकेट। अभी आया मुद्दा जो 12वीं क्लास वाला होगा, उसे हम डिप्लोमा देंगे, उसे हम डिग्री देंगे। कैसे देंगे आप छोड़ दीजिए, हम करके देंगे। इससे हमने बहुत आगे इसके ऊपर डिस्कशन करी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन से, मिनिस्ट्री ऑफ प्राइमरी एजुकेशन से। तो आज आपको सोल्यूशन देना, जो स्कीम परसों लॉन्च हुई है, मुमकिन नहीं है मैम, बट आश्वासन
चाहे कोई भी हो मैम, ये 100% है, ये इनको लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल पुरी, एक सवाल और है। कुछ बच्चों ने हमें ये भी कहा कि वो एग्जाम दे चुके हैं, उनका मेडिकल हो चुका है, अब उनकी भर्ती होनी थी जो पिछली 2 साल से नहीं हुई है। इन बच्चों का क्या, जो एग्जाम दे चुके हैं, मेडिकल भी करा चुके हैं, इनकी भर्ती अब होगी कि नहीं, क्योंकि ये 21 साल के ऊपर हो गए? हाँ मैम देखिए, पूरे देश को पिछले 2 साल में जोखिम से निकलना पड़ा कोविड का, तो इसका डिसीजन लिया गया था कि लोगों को एक जगह में एकत्रित करके इस महामारी को फैलाना ठीक नहीं है, तो इसलिए हमने इसको रोका। बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो, बट ये प्रक्रिया जो थी ये लेने की, इन लोगों को भर्ती करने की, ये कभी कंप्लीट नहीं हुई। अगर ये ऐसे बोल रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि उनके को चिट्ठी मिल गई है, किसी को चिट्ठी नहीं मिली है मैम। हमारी भर्ती करने की 3 प्रक्रियाएं हैं, एक फिजिकल है, दूसरी मेडिकल है, तीसरा एग्जाम देना है। तो मैम इनसे प्लीज पूछिए कि किस किस ने एग्जाम दिया है। ऐसे नहीं है मैम, उन्होंने अभी जाना था ये सब करने के लिए, उसके बीच में ये महामारी की वजह से हमने इसको रोकथाम करी। नाउ कमिंग टू मैम, जो आपका पहले प्रश्न था, हमारे पास रहने के बाद ये युवक, इसका एक रिज्यूमे बिल्कुल यूनिक होगा और इसको कोई भी इंडस्ट्री लेगी। अब आप सोचेंगे ये कौन इंडस्ट्री लेगी? मैम कल देखिए बयान आया है कि जो हमारी सीएपीएफ फोर्सेस हैं, सीएपीएफ के बारे में आपको बताता हूं मैम, उनकी स्ट्रेंथ आज 10 लाख के करीब है। उनकी ईयरली जो रिटायरमेंट होती है तकरीबन 25,000 से 26,000 है। आश्वासन दिया गया है कि उनको लेंगे। अभी इस आश्वासन को पेपर के ऊपर लाने में कुछ तो समय दीजिए। इसको कुछ समय, 2 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, मैम कुछ समय तो देना पड़ेगा ना। कोई तो आप कह रहे हैं ये आश्वासन भी पेपर पर होगा कि ये सीएपीएफ में जा सकेंगे? ये आश्वासन फॉर्मलाइज होगा? हाँ जी मैम। मैम इतना ही नहीं है मैम, हाँ जी मैम, सीएपीएफ ही नहीं मैम, आप देखिए स्टेट पुलिसेस, आपने जरूर मुद्दा उठाया इस सिपाही व सिटिंग में कि आज ये गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट स्टेट पुलिस की। मैम ये सब चीजें एक कैबिनेट नोट के हिसाब से होती हैं, तो इसको पलट नहीं कर सकते। अगर स्टेट पुलिस के अंदर कोई आरक्षण करा जाएगा तो ये उस स्टेट पुलिस में जाएंगे, चाहे देश जहां मर्जी जाए। तो मतलब मेरे हिसाब से ये कभी चेंज नहीं हो सकता। इसका आश्वासन दे दिया गया है। नाउ इंडस्ट्री, मैम हमारे यहां योजनाएं हैं जैसे स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा। मैं अभी तक आपको पैसे के बारे में आया ही नहीं हूं मैम। एक चीज बताऊं, हर एक जवान को 40,000 पे शुरू हो रहा है, 30 हमने बोला है, 9,000 गवर्नमेंट खुद डाल रही है, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो तकरीबन ये 41,000 हो गया। और जब तक वो निकलता है उसकी जो ये पे है तकरीबन 40,000 है, जिसमें से 12,000 उसको में गवर्नमेंट डाल रही है। मैम मेरे को एक 25 साल वाला बीटेक ग्रेजुएट दिलवा दीजिए जो रूरल इंडिया से है और उसको इतनी पे मिल रही है। नॉट पॉसिबल। हाउएवर मैम, हम इनको स्किल कर रहे हैं, 12th क्लास, डिप्लोमा, डिग्री, उसका पूरा जीवन सामने पड़ा है। वो 25 साल का है, हमने इसको इतना बड़ा मुद्दा बता दिया। वो 27 नहीं है, 28 नहीं है, वो 25 है। 25 में तो हमको समझ में आता है कि हमारे आगे आने वाले टाइम में मैं क्या करूंगा। अभी देखिए आईएएस का एग्जाम हुआ, उसमें 7वीं पोजीशन के ऊपर एक एयरफोर्स का जवान है। फक्र की बात है हमें। एंड मैं श्योर हूं ये आगे आने वाले टाइम पे लोग इन्हीं एग्जाम्स को क्रैक करेंगे और हमारी फौज और इस पूरे देश को बदली करेंगे। वाई कांट वी गिव देम अ चांस? वी मस्ट। हम सबको मैम, ये मुद्दा फौज का नहीं है, ये पूरे देश का है। एंड सब ऑर्गन्स देश के चल रहे हैं साथ में, सो दैट होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ द कंट्री अप्रोच हो, सबकी भागीदारी हो इसमें, एंड तभी ये स्कीम चल सकती है। तो लेफ्टिनेंट जनरल पुरी, मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि आज ये बच्चे, ये युवा सड़कों पे क्यों हैं? क्या कम्युनिकेशन पूरी नहीं हुई इसलिए? क्या कम्युनिकेशन इंप्रूव करने की जरूरत है? ये संदेह कहां से आ रहे हैं युवाओं के दिमाग में? हाँ जी मैम, देखिए आप तो दिल्ली में है मैम, दिल्ली में ना ट्रेनिंग एकेडमी जो मेरे जैसे युवा को ट्रेन करती हैं सोल्जर बनने के लिए बहुत कम है। यहाँ आईएएस एकेडमीज ट्रेन करने के लिए बहुत ज्यादा हैं। बट बाहर की जगह के अंदर, दिल्ली के बाहर, मेट्रो सिटीज के बाहर ये बहुत सारी हैं जिन्होंने बेड़ा उठा रखा है कि एक युवक को उठा के अपने पास बुलाना,
उससे पैसे लेना और फिर उसको ट्रेन करना। आप सारे वीडियोस को एनालाइज कर लिए, अगर उसमें से 30 से 40% वीडियो ऐसे नहीं हो जिसमें जो बोलने वाला शख्स है वो एक ऐसी एकेडमी का है जो ट्रेनिंग दे रहा है। मैं ये नहीं बोलता ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए ट्रेनिंग, ओके, बट अगर ये एज 21 साल हो तो मैंने अगर पिछले 2 साल से लोगों को बोला हुआ है आप मेरे साथ आओ, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ फ्रिक्शन होगी। बहुत सही कहा। लेफ्टिनेंट जनरल पुरी, मैं आपके बस 2 मिनट और लूंगी। कुछ बच्चों के ऐसे हमारे पास साउंड बाइट्स आए हैं जो उनके सवाल हैं। मैं, क्योंकि ये सवाल पब्लिक का शो है, मैं ये सवाल आपके सामने रखूंगी ताकि आप बच्चों को डायरेक्ट आंसर दे सकें, बीच में कोई गुंजाइश ही ना हो मिसअंडरस्टैंडिंग की। मैं ये बच्चों के सवाल आपके लिए प्ले करूं। टीओडी को वापस किया जाए, टीओडी जो रूल लगाया गया है वो वापस ले, और जैसे परमानेंट बहालियां आती थी वही बहालियां निकाला जाए। टूर ऑफ ड्यूटी जो लग रहा है इसको हटाना चाहिए, टूर ऑफ ड्यूटी इसको हटाइए सबसे पहले। टीओडी वापस लो, टीओडी वापस लीजिए। और आर्मी का एग्जाम जो बाकी है, हम लोग जो आर्मी बने हैं सी होल्डर, आर्मी सब का एग्जाम लो और ट्रेनिंग में भेजो सबसे पहले, और भर्ती दो और 2 साल की उम्र में छूट दो। 2 साल से रैली नहीं दिया है, 2 साल में रैली नहीं, रैली दीजिए तुरंत। 4 साल हम लोग नौकरी करते हैं तो इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? 4 साल की नौकरी में इतनी युवा बेरोजगार, क्या करेंगे ये लोग? 4 साल बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ना तो हम कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक है, और कह रहे छूट मिलेगी, छूट किस बात की मिलेगी? इन्होंने टीओडी लागू कर दी है देश में 4 साल के लिए। 3-3, 4-4 साल तो लड़कों को तैयारी करते करते हो गए हैं। 4 साल में लड़का 4 साल की नौकरी करके क्या कर लेगा? सबसे बड़ी जो इनके दिल में चिंता है वो ये कि कुछ लोग ट्रेनिंग कर चुके हैं, 2 साल से एग्जाम नहीं हुए, और बाकी कह रहे हैं कि 4 साल अगर काम कर लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे। घूम फिर कर मुद्दा वही रह जाता है। मैम देखिए, जिस दिन, पहली चीज तो मैम ये टीओडी का नाम ना बंद कर देना चाहिए। टीओडी सिर्फ अमेरिका यूज करती है किसी वजह से, वो टूर है जो देश के बात करते हैं। हम लोग तो अपने देश की रक्षा की बात कर रहे हैं, तो ये लफ्ज जो है ना टीओडी, ये बिल्कुल गलत है। इनकी टूरिंग की बारी तब आएगी जब इन्हें कहीं यूएन के अम्ब्रेला के नीचे बाहर भेजा जाएगा, बट नॉट टू वरी, लेट देम यूज व्हाट दे वांट। सो कमिंग टू मैम, जो ये आपने मुद्दा उठाया, ये छोटी अवधि की क्यों है? मैम छोटी अवधि के लिए है सो दैट ये हमारी मदद कर सकें देश की रक्षा करने में, सिर्फ इसलिए। दूसरा मुद्दा इन्होंने बोला एग्जाम। मैम इसने खुद ही बोला हमारा एग्जाम ले ले, वो खुद बोल रहा है कि उसका इसका मतलब एग्जाम नहीं हुआ है। उसने बड़ा क्लियरली बोला कि मेरा एग्जाम ले लो मैम। एंड मैं ताज्जुब की बात है कि वो फौज में भर्ती होने के लिए 4 साल ट्रेनिंग कर रहा है। हम उसकी ट्रेनिंग खुद कर लेंगे मैम। ये सब वो करते हैं जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ये वो लोग नहीं हैं जो गांव से उठ के सीधा आ रहे हैं, वो नहीं है मैम। ये सब प्रॉपर सिटीज में बैठे हैं और वहां पे ये बातचीत कर रहे हैं। कमिंग टू 4 साल के बाद क्या होगा इनका, मैम 4 साल के बाद मैंने आपको बताया इस सब स्कीम्स हैं। एंड दूसरी चीज, जिस दिन ये स्कीम लॉन्च हुई थी उसी दिन सुबह 10 लाख जॉब्स का घोषणा करी गई। हमारे पास तो टोटल 50,000 है मैम, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आता वो 10 लाख जॉब्स के लिए क्यों नहीं जा रहे ये लोग। वाई आर वी क्रेविंग ओवर 50,000? देर मतलब आई कांट अंडरस्टैंड। 10 लाख जॉब्स वर प्रॉमिस्ड बाय द गवर्नमेंट अगले 1.5 साल में, हमारे पास तो है ही 50,000। मेरे को समझ में नहीं आया, अगर ये लोग इतने धुरंधर है, इन्होंने इतनी ट्रेनिंग करी है, तो जाए ना खुशी से वो 10 लाख जॉब ज्वाइन करें। सो मैम ये ना मुद्दा इज मच डीपर देन सिंपल गोइंग ऑन द स्ट्रीट्स, इसलिए नहीं जा रही हो। सो और ये वही जाने क्यों जा रहे हैं 50,000 जॉब्स के लिए जब 10 लाख उनके लिए खाली पड़ी हैं। बहुत सही कहा आपने, बहुत से संदेह के बिंदुओं पे आपने जवाब दिए। उम्मीद है कि ये जो युवा शायद भ्रम की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं, और जो आपने सबसे बड़ी बात कही कि अगर किसी को फौज में जाना है और वो आगजनी कर रहा है तो बहुत गलत रास्ता अपना रहा है। आपने उनके बिंदुओं पर जो जवाब दिए वो क्लैरिटी देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये युवाओं का आक्रोश थमेगा और आप जो चाह रहे हैं जिस तरह के युवा, वो देश की सेवा में ज़रूर डिफेंस फोर्सेस में आएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल पुरी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनरल जे.जे. सिंह, कमिंग बैक टू यू,
जनरल लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया जो काफी भ्रम हटाता है। आपको लगता है कि ये जल्दबाजी में कहीं ना कहीं लोग भ्रम पाल रहे हैं कि भाई 4 साल के बाद क्या होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि 25 साल पर तो बहुत से लोगों की जिंदगी शुरू होती है, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। जी हाँ नाविका जी, मैं कहना चाहता हूँ कि पहले ये नौजवानों को भड़काया भी गया होगा या इनको अनजाने में इनको बताया नहीं कि ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है इसमें उनका क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो वो सिर्फ एक ही मुद्दे के ऊपर अटके हुए हैं और मैं समझता हूँ राजनीतिक पार्टियों को भी राजनीतिक खेल नहीं करना चाहिए देश की रक्षा के बारे में। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये नौजवान जो हैं इनको अनजाने में कर रहे हैं जो कुछ, क्योंकि उनको पूरा पता नहीं। अब जनरल पुरी ने भी क्लियर किया है। वैसे मैं जानता हूँ कि गवर्नमेंट ने ये स्कीम बहुत सोच समझ के की है और ये पत्थर पे लकीर नहीं है, इसमें तब्दीली बदली और इंक्रीज ऑफ 25 to 30% भी हो सकता है। वो रक्षा मंत्री और सर्विस चीफ्स के ऊपर छोड़ा गया है कि आप देखिए और हमें सुझाव दीजिए। और जहाँ तक इनकी काबिलियत के बारे में है, जब हम लाखों में से अगर 40,000 चुनते हैं तो होनहार बच्चे हैं और वो अपना काम जल्दी से जल्दी सीख भी लेंगे। उनके लिए सिलेबस नया बनाया गया है जिससे कि वो बिल्कुल अच्छे काबिल फौज के जवान बने या एयरफोर्स या नेवी के एयरमैन और सेलर्स बने। तो इसमें कोई शक नहीं है। आपको बताना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान कई सिपाहियों ने परमवीर चक्र भी हासिल किया है। अल्बर्ट एक्का सिपाही था, लास्ट रैंक था। और इसी तरह से विक्टोरिया क्रॉस हमारे मराठा रेजिमेंट के नामदेव जाधव को मिला था और वो बेचारा 20-25 साल तक की उम्र का था। तो ये कहना गलत है कि ये नौजवान जो हैं ये आगे की फ्रंट लाइन के ऊपर नहीं जा सकते या इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं कि इनको मौका दिया गया और ठीक ट्रेनिंग दी गई, ठीक लीडरशिप दिया गया तो ये ज़रूर करेंगे हर एक काम। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के यूथ को कि आप जल्दबाजी मत करिए, देखिए और इस स्कीम में क्या क्या आपके फ़ायदे हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे। और राजनीतिक पार्टियों को कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी एक पार्टी में शामिल हूं, कि आप राजनीति का खेल इस तरह से रक्षा के लिए, देश की रक्षा के अंदर मत करिए और लोगों को मत भड़काएं, क्योंकि हम भी सब यूथ के साथ हैं। कौन सी पार्टी यूथ के साथ नहीं है? राय जी, ये तो गलत बात कहना कि हम यूथ के साथ हैं। तो इतने दिग्गज हमारे आर्म्ड फोर्सेस की, मतलब भारत की शान रखने वाले लोग अगर ये कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं आपसे पूछूंगी कि ये भ्रम और जल्दबाजी में आप एक पोजीशन तो नहीं ले रहे जिसकी वजह से युवा देश के भ्रमित हो रहे हैं? सुभ्रांश राय, ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहिएगा। नविका जी जी मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूं। सिंपल सी एक बात है, दो फेसेज हो सकते हैं। या तो तमाम आर्मी के और सारे पैरामिलिट्री और जो भी डिफेंस सर्विसेज के बड़े लोग हैं या जो उनके डिसीजन मेकर्स हैं आकर वो अनाउंस करे 1 नेशन 1 पॉलिसी, आज के बाद किसी को पेंशन नहीं चाहिए। दैट इज फिट फॉर 1 इंडिया, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बताता हूं मैडम, मैं गाजीपुर से आता हूं। वहां बच्चा सुबह 5 बजे 6 बजे 4 बजे उठ के 10 किलोमीटर दौड़ता है इस उम्मीद के साथ कि मैं एक दिन फौज में भर्ती होऊंगा और देश की सेवा करूंगा। ये 4 साल ना नविका जी उंगलियों पे यूं कट जाते हैं। अगर सरकार को पॉलिसी लाना था तो सबसे पहले सरकार को एक गैजेट नोटिफाइड करना चाहिए था कि आज के बाद देश के अंदर जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस, जितने भी स्टेट पुलिस फोर्सेस, सारे वो लोग होंगे जो 4 साल की ये अग्निवीर और अग्निपथ के सिपाही होंगे, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी या वही डिप्यूट किए जाएंगे। तो लगता है कि सरकार का मैसेज क्लियर है।
सरकार ने युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा छल किया है। तो चलिए इसका जवाब लेती हूँ शहजाद पूनावाला से। शहजाद पूनावाला, सबसे इंपॉर्टेंट बात, नहीं नाविका जी, क्योंकि मुझे आगे भी जी लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये नरेंद्र मोदी सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि ये ठेके पे भर्ती वाली प्रथा बंद करे। हिंदुस्तान गांव में बसता है और वहां का आदमी सिर्फ 4 साल की जिंदगी नहीं लेना एक्सेप्ट करता है। मैडम ये इनका फिर से, अच्छा, तो शहरों में 4 साल ठीक है, गांव में 4 साल। देखिए सुब्रांश राय जी, समझ गई आपकी बात। शहजाद पूनावाला जी, देखिए जिन्होंने हर डिफेंस डील को ठेका बनाकर अपने दामाद से लेकर सब जगह बेचने का काम किया और इतने घोटाले किए, वो सैनिकों को ठेकों पर लेने जाने की बात ना की जाए। दूसरी बात, नहीं आप जो सैनिक है उनका अपमान ना करें, ये देश के सैनिकों की बात। नाविका जी, इस प्रकार की राफेल की बात सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है, आप फिर बीच में बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, दोबारा खुलवा लीजिए अगर आपकी मर्जी हो, पर इस वक्त मैं डाउन कर रही हूं। शहजाद पूनावाला, देखिए ऐसा है कि अफसोस की बात यह है कि बार बार देखिए, मुझे लगता है आज शुभ्रांश राय देश के सैनिक और सैनिकों की ओर से नहीं, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की ओर से, क्योंकि किसान कानून के समय पर भी ये बिचौलियों की ओर से बोल रहे थे और ये हमेशा उन्हीं लोगों के पक्ष से बोलते हैं जहां पे इनका वेस्टेड और फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है। तो मुझे आज समझ में आ गया। जहां तक बात है सीएपीएफ सीआरपीएफ की, गृह मंत्रालय का क्लैरिफिकेशन आ चुका है, उनको प्राथमिकता मिलेगी। कई सरकारों ने कहा है पुलिस में प्राथमिकता मिलेगी। अभी मैंने आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का क्लैरिफिकेशन आया कि उनको बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में प्राथमिकता मिलेगी। परंतु ये देश में माहौल भड़काने के लिए बार बार किस प्रकार का कुत्सित प्रयास करते हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, जिन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए, जिन्होंने आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहा। तो आज ये ना बताए कि देश के सैनिकों की सेवा और उनका सम्मान कौन कर रहा है। जितनी बात जनरल पुरी साहब ने कही वो बहुत अच्छी बातें बताई उन्होंने, उससे सिर्फ एक ये नतीजा निकलता है कि वी आर गोइंग टू ट्रेन द फ्यूचर मैन पावर ऑफ अ कंट्री टू बी बेटर सोल्जर्स, टू बी बेटर ह्यूमन बींग्स, नॉट सोल्जर्स, टू बेटर ह्यूमन बींग्स इन द कंट्री। बहुत अच्छी बात है। मैं ये भी मानना चाहता हूँ कि जितने पूनावाला साहब ने बातें करी हैं कि किस तरह से आर्म्ड फोर्सेज में उन्नति हुई है, आई सपोर्ट ऑल दोज पॉइंट्स एक्सेप्ट वन सिंगल पॉइंट, अग्निपेत। सिर्फ बात रह गई है अग्निपेत की। आपने मेरा एक जो मैंने पिछली दफ़ा कहा था इन द लास्ट सेगमेंट, आपने कहा कि मैंने ऑपरेशनल बात की है। जी हाँ, मैं ट्रेनिंग की मैं मानता हूँ, ट्रेनिंग अच्छी हो जाएगी इस बंदे की जो बाहर जाके एक बड़ा अच्छा ह्यूमन बीइंग बनेगा। लेकिन मेरा जो इस वक्त सवाल है नाविका, वो ये है कि मुझे नेशनल सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान देना है। मुझे ये देखना है कि मेरी बटालियन के अंदर कोई ऐसी हरकत ना हो जाए कि मेरी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी थोड़ी कम हो जाए। मैं सब चीज़ से आपका इत्तेफाक रखता हूँ। आई एग्री विथ ऑल द पॉइंट्स विच एवरीबडी हैज़ मेड। माई ओनली फियर, माई ओनली रिजर्वेशन इस कि मुझे आज मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ गलवान में, आज मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ कश्मीर के अंदर, आज मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट के अंदर, क्या इसमें मुझको कुछ इफेक्ट पड़ेगा? That is my only concern. आपने सही मुद्दा उठाया, लेकिन सरकार की तरफ से एक ये भी क्लैरिफिकेशन आया है कि पहले ये सिर्फ 3% ऑफ द रिक्रूटमेंट होगा या 3% ऑफ द आर्म्ड फोर्स होगा। अब 80 बनाम 20 की बात है, यहाँ 3% लोगों की भर्ती की बात है। तो मुझे लगता है ये 3% शायद प्रिपेयर्डनेस ऑफ द एंटायर बटालियन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, ये पूरा मुद्दा अभी लोगों की समझ में आना बाकी है। तो इसलिए आज मेरा नज़रिया इस मुद्दे पर यही है कि अब इस पूरे मामले में अपना नज़रिया जो मैं बताना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि छात्रों का गुस्सा भ्रम की वजह से ज़्यादा है, जिसे लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने काफ़ी देर तक हमें समझाया और इन भ्रमित चिन्हों पर अपना उस पर बहुत सी रोशनी डाली। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि 4 साल के बाद अग्निपथ स्कीम से निकले जवानों का क्या होगा। इसलिए अभी आनन फानन में किसी भी कंक्लूजन पर जंप करना जल्दी होगा। मैं राजनीतिक पार्टियों से भी ये कहना चाहती हूँ कि राजनीति के लिए मुद्दों की कमी नहीं है, कम से कम सेना को राजनीति से बहुत बहुत दूर रखें, युवाओं को भ्रमित ना करें, उन्हें फैक्ट बताएं। ये उनके पूरे करियर का सवाल है, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। और जिस तरह लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने कहा, कहीं ये ट्रेनिंग माफिया तो नहीं है जो भ्रमित कर रही है,
इस बात पर भी नजर रखने की जरूरत है। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।